कहा, लेकिन इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि नए जो भारतीय न्याय संहिता है तो इसमें और आईपीसी में अंतर क्या किया गया है मुख्य तौर पर। तो यहां पर कुछ छोटी मोटी चीजों को ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। पहली बात तो इनको पेश कब किया गया, इंट्रोड्यूस कब किया गया लोकसभा के सामने, ठीक है ना। तो अमित शाह जी ने लोकसभा के सामने कब इंट्रोड्यूस किया, अगस्त में किया। किस अगस्त को किया, 2023 अगस्त, सही ना। डेट याद है किसी को, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कब किया। डेट 18 अगस्त है, मैं थोड़ा मुझे भी इसे याद है पर कंफ्यूजन में हूं मैं हल्का सा। किसी को कंफर्म डेट पता है तो बताओ। 18 अगस्त 2023 जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अमित शाह जी ने लोकसभा में 11 अगस्त, चलो तो 11 अगस्त को ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये आपका जो बीएनएस है, तो बीएनएस जो है आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 11 अगस्त, ठीक है ना। 11 अगस्त को इंट्रोड्यूस हुआ 2023 को। बाद में लोकसभा से परमिशन मिली जो है तो इसको 20 दिसंबर, ठीक है ना, 2023 को। और राज्यसभा से इसको परमिशन मिली जस्ट अगले दिन 21 दिसंबर 2023 को। और एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सहमति 25 दिसंबर 2023 को जो है तो राष्ट्रपति की सहमति मिली। और जनरली जिस सन में राष्ट्रपति की सहमति मिलती है वो इसका साइटेशन होता है, तो इसीलिए हम बीएनएस पढ़ते हैं 2023, ठीक है ना। 2023 का जो है तो भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना। इसके नाम में जो है तो परिवर्तन, हेडिंग में परिवर्तन किया गया, दंड की बजाय न्याय जो है तो शब्द यूज किया गया। ठीक है, कोई बहुत भारी भरकम लॉजिक नहीं, क्योंकि अंतर बहुत ऐसा परिवर्तन नहीं है कि बहुत भारी कोई परिवर्तन किया गया है। पर बता सकते हो कि पहले जो अंग्रेजों ने विधि बनाई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य दंड देना था, लेकिन जो ये कह सकते हो कि स्वतंत्रता के बाद ये जो बना है आपका बीएनएस, इसका मुख्य उद्देश्य न्याय प्रदान करना है। तो इसलिए न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता इसका नाम यहाँ पर दिया गया। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक जो है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, बाकी तो ऐसा कोई भारी भरकम लॉजिक इसके पीछे नहीं है। बेसिक्स थोड़ा सा ध्यान रखना कि पुरानी आईपीसी में कितने चैप्टर्स थे, कितने जो है तो अध्याय थे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि पुराने ही पूछ लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है पर इंटरव्यू के प्रेशर में हम स्किप करते हैं। हाँ जी बोलिए। सर, जैसे नई बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, जिसका उद्देश्य न्याय देना है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सर कि बीएनएस में क्या दंड नहीं दिया जाता है? हाँ नहीं, दंड बिल्कुल दिया जाता है, पर हाँ दंड दिया जाता है। तो इसमें क्या उत्तर दोगे बताइए। सर, एक पक्ष को, दूसरी पक्ष को दंड दिया जाता है और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिया जाता है, तो इसमें पीड़ित पक्ष की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है, ये इसमें बना सकते हो कुछ? हाँ ऐसा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पीड़ित पक्ष को ज्यादा ध्यान दिया गया है, खासकर प्रायोरिटी पे रखा गया है। महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराधों को जो है तो पहले डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। पहले की जो कह सकते हैं आईपीसी थी वो पहले कह सकते हो कि पब्लिक सर्वेंट और उसको प्रायोरिटी पे रख करके बातचीत करती थी, इसीलिए लोक सेवकों के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध अपराध को पहले प्रायोरिटी पे दिया गया था। आप पुरानी आईपीसी में देखो तो चैप्टर 6, 8, 9, ये मतलब 6 मतलब 8, 9, 10 वगैरह देखो तो। लेकिन अभी नए जो आईपीसी है, नया जो बीएनएस बोलेंगे, तो यहाँ पर चैप्टर 5 में ही महिलाओं बालकों के विरुद्ध अपराध को पहले प्रायोरिटी दी गई है। फिर उसके बाद मानव शरीर को जो है तो प्रायोरिटी दी गई है कि मानव शरीर के साथ, फिर उसके बाद जाकर के तीसरे नंबर पे राज्य, स्टेट की यहाँ पर लाइन लगता है, स्टेट का नंबर आता है। और स्टेट इसमें फिर उसके बाद पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति, और फिर लोक सेवक उसके नीचे रखा गया है। इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लोक सेवक, लोक स्वास्थ्य, संपत्ति, तो इस प्रकार से यहाँ पे रखा गया है। एक मोटा मोटा तौर पर ये ध्यान रखना कि पुराने जो आपका जो आईपीसी था उसमें चैप्टर वगैरह, तो वहाँ पर 23 अध्याय थे और 511 धाराएं थी। लेकिन नए आईपीसी की बातचीत करें तो यहाँ पर 20 अध्याय है और 358 सेक्शंस हैं।
छोटी सी प्रॉब्लम बातचीत है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, ऐसा कभी पूछ ले एकदम से तो इसको ध्यान रखना। अब आते हैं कि आपका अच्छा कंपैरिजन में, तो देखो उनको भी पता है कि आप पूरी नई बीएनएस आपको अच्छे से पता होगा, तो इतनी उम्मीद वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेसिक बेसिक क्या बदलाव किए गए हैं तो वो जरूर यहाँ पर बताने का प्रयास आपको करना है। शुरुआत में देखा जाए तो कहाँ पर इन्फोर्स होगी, कहाँ पे लागू होगा, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, ठीक है ना, वो एज इट इज है जैसे पुराना था, बस इसको पहले पुराना जो आईपीसी था उसको सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक में ये सब बातें बोली गई, जबकि अभी नई जो आईपीसी उसमें धारा 1 में ही जो है तो जितनी बातें हैं सबको शामिल कर दिया गया, ठीक है ना, एक ही धारा में जो है तो आपका सेक्शन 1 से लेकर के जबकि 5 तक, 1 से 4 बोले तो 1 से लेकर के 5 तक में जितनी भी बातें हैं, है ना, सबको एक ही सेक्शन में जो है तो शामिल कर दिया गया कि किन किन पर जो है तो आपका बीएनएस अप्लीकेबल होगा, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और किन पर लागू नहीं होगा, तो किन पर कहाँ पर लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होगा, एक ही धारा में जो है तो सब कुछ यहाँ पर बोल दिया गया, अलग से कुछ भी, पहला जो सिंपल सा, बाकी सेम प्रोविजन है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। डेफिनेशन क्लॉज में बातचीत करते हैं, तो डेफिनेशन क्लॉज में कुछ डेफिनेशंस को थोड़ा सा, जैसे कि एक बालक, पहले आपके जो आईपीसी में बालक शब्द को नहीं डिफाइन किया गया था, लेकिन बीएनएस में जो है तो एक चाइल्ड की डेफिनेशन को अलग से जोड़ा गया है, ठीक है, तो चाइल्ड बालक 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक अभिप्रेत है, ठीक है ना, मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, एक परिभाषा जोड़ी गई है। इसके बाद छोटे छोटे माइनर से डिफरेंस हैं, एक डिफरेंस जैसे कि आपका जेंडर, जेंडर शब्द में, लिंग शब्द में कह सकते हैं कि पहले आपका लिंग शब्द में जो है तो केवल मेल और फीमेल को शामिल किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जेंडर शब्द के अंतर्गत ट्रांसजेंडर को, परालिंगी को भी शामिल किया गया है। तो डेफिनेशन क्लॉज में दूसरा जो एक बड़ा मुझे चेंज दिखा, तो लिंग शब्द में जो है तो परालिंगी, आप यहाँ पर रेफरेंस केस भी बता सकते हो कि विधिक सेवा प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2014 का जजमेंट है, उसके रेफरेंस में जो है तो इसको यहाँ पर जोड़ा गया, ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रांसजेंडर के, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 भी बना हुआ है, ट्रांसजेंडर को जो है तो वहां पर भी डिफाइन किया गया है, तो ट्रांसजेंडर का जो मतलब क्या होगा, तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट एक बना हुआ है 2019 का, उसमें ट्रांसजेंडर को जो है तो यानी कि परालिंगी, जिस सामान्य बोलचाल में हम हिजड़े बोलते हैं, उनको वहां पर डिफाइन किया गया है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा डेफिनेशन है, बाकी बाकी जो डेफिनेशंस हैं आप देखेंगे तो सेम डेफिनेशन है, कुछ भी ऐसा परेशान करने वाला बातचीत जो है तो यहाँ पर नहीं किया गया है, कुछ छोटे मोटे बदलाव हैं, जैसे आप कुछ जगह मैंने देखा है कि कोर्ट, जैसे कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द लिखा था, तो उसको हटा के केवल कोर्ट ही, इंग्लिश में ऐसा थोड़ा बदलाव किया गया, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस को हटा के कोर्ट वहां पर कर दिया गया, ठीक है ना। बाकी न्यायाधीश स्थान जंगम संपत्ति, ठीक है ना, प्रत्येक, अब ये थोड़ा सा एक और थोड़ा सा कह सकते हो, जंगम संपत्ति की जो डेफिनेशन है, तो जंगम संपत्ति की भी डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, कि मतलब सिंपल सा कहा गया है कि चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध चीज से स्थायी रूप से जगड़ी हो, मतलब कि कोई भी अटैच्ड इन द अर्थ, ठीक है ना, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी में बोल दिया कि पहले वहां पे था कि अब मूर्त संपत्ति, वहां पे पहले मूर्त संपत्ति ऐसा कुछ लिखा था, लेकिन उसको थोड़ा सा बदल दिया हल्का सा, यानी केवल बोल दिया कि जो चीजें भूबद्ध हैं या किसी भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, तो वो संपत्ति आपकी जंगम संपत्ति की डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं है, इसके अलावा बाकी जितने प्रकार की संपत्ति हैं सब जंगम संपत्ति। तो जंगम संपत्ति की परिभाषा थोड़ा सा ब्रॉड, विस्तारित कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, बहुत सारी चीजों को जो है तो जंगम संपत्ति में यहाँ पर शामिल कर दिया है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पर बताया गया है। दस्तावेज में भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख वगैरह को यहाँ पर शामिल कर दिया गया है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स में जो है तो इलेक्ट्रॉनिक, तो जैसे पहले डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज यदि आपको पुरानी आईपीसी में देखो तो उसमें डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया था, कहाँ पर सेक्शन याद है डॉक्यूमेंट्स को, कहाँ पर, पुरानी 29 में, है ना, 29 में, बाकी इसको अभी कह सकते हो कि 2 और क्लॉज 8 में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो है तो डिजिटल अभिलेख को उसी में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है ना, अलग से जो है तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को
इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को नहीं बताया गया। तो ऐसे छोटे मोटे यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं, इतना कोई परेशानी वाली बातचीत नहीं है। बाकी डेफिनेशंस जो है तो लगभग सेम रखने का प्रयास किया गया है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका डेफिनेशन क्लॉज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। हाँ, मतलब उसको उसी में दस्तावेज की परिभाषा में मर्ज कर दिया गया। तो दस्तावेज की परिभाषा 2.8 में दिया गया, उसी में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बाकी कुछ नहीं, छोटे छोटे साधारण स्पष्टीकरण जर्नल जो है तो एक्सप्लेनेशन करके जो है तो एक सेक्शन 3 जोड़ा गया, और इसमें जितनी भी स्पष्टीकरण थे सबको यहाँ पर शामिल कर दिया गया। इतना यहाँ पर भी कोई ऐसा परेशानी वाली बातचीत नहीं है। जैसे आपका जो है तो सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, तो कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय पहले एक पर्टिकुलर सेक्शंस में डिफाइन किया गया था, 34, 35, 36, 37, 38, पर अभी कॉमन इंटेंशन को जो है तो केवल एक ही कह सकते हो सेक्शन 3 के तहत जो है तो एक हेडिंग दिया गया है, जर्नल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण, धारा 3 में, और उसी में जो है तो प्रॉपर्ली जो है तो आपको उनको इंक्लूड कर दिया गया है। इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। पनिशमेंट के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पर एक नया पनिशमेंट कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक जो है तो सेवा, एक नए पनिशमेंट के तौर पर जुड़ गया है प्रॉपर तरीके से। और कम्युनिटी सर्विस पूरे आईपीसी में 3 जगह, मैंने चूंकि क्रॉस चेक नहीं किया, प्रवीण आपकी जानकारी के आधार पर मैं ये बता देता हूँ, 3 जगह। तो चोरी तो मुझे याद है, 2 जगह और आप बता दो, है ना। चोरी 5,000 रुपए से कम की संपत्ति चोरी की जाएगी, तो फिर वहां पर कहा गया है। हाँ, 2 जगह और कहाँ है प्रवीण? सर एक जगह वो, एक तो चोरी का है 5,000 से कम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और दूसरा है सर कोई व्यक्ति सुसाइड करने की धमकी देता है कि इस पर्पज से कि पब्लिक सर्वेंट अपना फंक्शन एक्सरसाइज ना कर पाए। अच्छा। और तीसरा है सर, उसमें सर कोई व्यक्ति पब्लिक में आके ड्रिंक एंड स्टेट में, मतलब दारू वारू पिए हुए है और पब्लिक में आके एनवाइंस कॉज करता है पब्लिक को। तो अच्छा, हाँ बताया था, ठीक है। तो ये तीन जहाँ पे कम्युनिटी सर्विस का जो है तो यहाँ पे दंड दिया जा सकता है। कम्युनिटी सर्विस का मतलब यदि इसको अपन समझते हैं तो कम्युनिटी सर्विस का ये जो प्रोविजन है, ये जो अमेरिकन जुडिशरी है वहां पर जो है तो इस दंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो वहां से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है, पहली बात इसको ध्यान रखिएगा। और कम्युनिटी सर्विस के तहत जो है तो कोई भी सामुदायिक सेवा, यानी कि किसी भी प्रकार की सामुदायिक सेवा, साफ सफाई करने के लिए, ठीक है ना, वृद्धाश्रम, बालाश्रम, यहाँ पे अपनी सर्विस देने के लिए, इस प्रकार की या वो काम करने के लिए जो है तो आदेश दिया जा सकता है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, 2-3 जगह ही ये किया गया है ना। तो ये कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन जो है तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। एक नया दंड, तो कुल मिलाकर के वर्तमान में 6 प्रकार के दंड आपके सामने जो है तो हैं। पहले चूंकि 5 थे, पहले शुरुआत में चूंकि जब आईपीसी बनी थी तो 6 थे, पर काला पानी आपका आजीवन निर्वसन हटा दिया गया, 5 हो गए। अब वापस फिर जो है तो ये 6 हो गए। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये भी थोड़ा दूर की बात है, पर एज ए नॉलेज आपकी अवेयरनेस चेक करने के लिए पूछ सकते हैं, है ना। कई बार हमें लगता है पुरानी, तो पहले जब अंग्रेजों ने आईपीसी बनाया तो वहां पर 6 दंड, तो वहां पे 6वां दंड कौन सा, जिसको हटा दिया गया? तो आजीवन निर्वसन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ पहले था, उसको हटा दिया गया था, ठीक है ना। जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान के कई आर्टिकल 21 का भी रेफरेंस ले सकते हो, उसका वायलेशन करता था तो हटा दिया गया। लेकिन अभी वर्तमान में जो है तो एक नया दंड कम्युनिटी सर्विस के तौर पर जोड़ के इनकी संख्या 6 हो गई, है ना। फिर बाकी लघुकरण, ये सब चीजें इतना दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। आईपीसी के साथ ही ये सब बताया था, लघुकरण, परिहार, कम्यूटेशन, रिमिशन, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो पनिशमेंट्स के बारे में यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वगैरह सब सेम प्रोविजंस यहाँ पे बातचीत करता है। चैप्टर 3 जो है तो जर्नल एक्सेप्शंस की बातचीत करता है। जर्नल एक्सेप्शंस में भी जो है तो सेम प्रोविजंस हैं लगभग, है ना। कुछ भी ऐसा कोई ज्यादा चेंजेस वहां पर नहीं किया है, तो ज्यादा जर्नल एक्सेप्शंस में भी जो है तो ज्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। डिटेलिंग वहां पे करने की आवश्यकता नहीं। प्राइवेट डिफेंस वगैरह सभी की चीजें एज इट इज जैसे पहले था वैसा ही जो है तो आपके नए आईपीसी में बीएनएस में जो है तो सबको उसी तरीके से शामिल किया गया है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
एक तीसरा यहाँ पे बदलाव जरूर एक किया गया है कि जितने भी इनकोहेट ऑफेंसेस है ना, इनकोहेट ऑफेंसेस, सॉरी पहले मैं इनचोड बोल देता था, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़, इनकोहेट ऑफेंसेस हैं, अपूर्ण अपराध हैं, तो इनकोहेट ऑफेंसेस वगैरह जितने भी अपूर्ण अपराध हैं उनको सबको एक चैप्टर में रख दिया गया। तो जितने भी जैसे इनकोहेट ऑफेंसेस में क्या क्या आते हैं, अबेटमेंट आता है आपका, आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आता है, अटेम्प्ट वगैरह आता है। तो ये पहले अलग अलग चुकी चैप्टर इनकोहेट ऑफेंसेस में देखें तो चैप्टर आपका 5A और इसके बाद जो है तो 23, ऐसे 3 चैप्टर में बटा हुआ था। सबको उठा करके यहाँ पर अध्याय 4 में ही इनको इकट्ठा करके रख दिया है। तो चाहे अबेटमेंट की बातचीत करते हैं, ठीक है ना, तो जितने भी अपूर्ण अपराध हैं, इनकोहेट ऑफेंसेस हैं, उनको एक साथ ही एक चैप्टर 4 में रख दिया गया है। एक अगला बदलाव जो है तो इस नए आपके बीएनएस में किया गया है ना। तो पहले अबेटमेंट जो हम पढ़ते थे धारा 107 में, वो धारा 45, ये धाराएं आपको नहीं भी याद होंगी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े हाईलाइटेड धाराएं थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, है ना। जैसे पहले मर्डर के लिए 303, तो अभी 103, तो थोड़े हाईलाइटेड सेक्शन देख लेना कभी आपकी अवेयरनेस चेक करने के लिए। बाकी तो बाकी सेक्शंस को इतना ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं कि आपको धाराएं याद हो जाए, नहीं तो इतना तो भी नहीं उम्मीद कर सकते हैं, पर ऐसा है ना। तो इनकोहेट ऑफेंसेस, तो ये यहाँ पे बोल दिया गया। अबेटमेंट वगैरह हो गया, तो सभी अबेटमेंट की डेफिनेशन थोड़ा कुछ कम कर दिया गया है, तो सबको यहाँ पर प्रॉपरली जो है तो शामिल कर दिया गया है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। लगभग परिभाषाएं सेम है, कुछ भी इतना दिक्कत वाली बातचीत यहाँ पर नहीं है ना, आपका ध्यान में रखिएगा। फिर सभी को प्रॉपरली हेडिंग वाइज कर दिया गया है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को जो है तो धारा 61 में बता दिया गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है तो आपका अटेम्प्ट वगैरह को तो धारा 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके दंड वगैरह सब कुछ उसी में जो है तो बता दिया गया है, सेम पनिशमेंट वगैरह है। और बाद में जो आपकी जो 511 सेक्शन थी, अंतिम धारा थी, उसको धारा 62 के तौर पर यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। अब आपका जो नई आईपीसी है, तो नई आईपीसी में यदि हम बातचीत करते हैं, ठीक है ना, तो नई आईपीसी में यदि हम बातचीत करते हैं तो अभी भी जैसे कि हम पढ़ते थे पुरानी आईपीसी में कि दुष्प्रेरण के लिए अपराध, ठीक है ना। तो जैसे पुरानी आईपीसी में हम लोग पढ़ते थे कि आईपीसी में पहली धारा जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है वो 109 हम पढ़ते थे, है ना, 109 जिसमें अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट। यहाँ पर नई आईपीसी में पहली धारा जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है वह है 49। तो जैसे पहले 109 थी, वो सेक्शन आ जाओ 49 जो है तो यहाँ पर बता दी गई है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना। बाद में आपका सीधे चैप्टर 5 जो है ये बेसिकली जो है तो किससे चालू हो जाता है, आपका महिलाओं और बालकों के, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है ना। तो महिलाओं और बालकों, तो महिलाओं में सबसे जो हीनियस ऑफेंस रेप, तो सेक्शन 63 में जो आपका 375 था उसको 63 में रख दिया गया। डेफिनेशन सेम है जैसे पुराना था। फिर इसके लिए पनिशमेंट की बातचीत करें तो 64, 65, 66, ठीक है ना, 67, 68 सेम प्रोविजंस है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस बारे में बातचीत शुरुआत से की जा रही थी कि मैरिटल रेप को जो है तो क्या नए आईपीसी में शामिल किया गया है। एक की ये बीच में हाईलाइटेड प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से, वर्डिक्ट की वजह से। तो अभी भी ध्यान रखिएगा कि मैरिटल रेप को, वैवाहिक बलात्कार को अभी भी आईपीसी में शामिल नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैरिटल रेप को अभी भी आईपीसी में शामिल नहीं किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। पुरानी एक सेक्शन है पर वो रेप भी नहीं कहता है कि वो सेपरेशन, पति पत्नी सेपरेट है, उस दौरान यदि पति पत्नी की सहमति के बिना इंटरकोर्स करता है तो वो ऑफेंसेस बोला गया है, जो पहले था वो अभी भी है, लेकिन मैरिटल रेप को जो है तो यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो महिलाओं के विरुद्ध जो है तो अपराधों को इसमें क्लासिफाइड किया गया। तो पहले रेप वगैरह की अपराध को इकट्ठा रख दिया है, ठीक है, रेप की दंड को इकट्ठा रख दिया है, ठीक है ना। इसके बाद जो है तो आपका कह सकते हो कि आपका कुछ सेक्शन को मर्ज कर दिया गया। जैसे आपको याद होगा कि रेप के साथ जैसे आपका 228 आईपीसी में याद होगा, 228 से कि कोई भी जानकारी डिस्क्लोज करते हो तो वहां पे तो उनको सबको इकट्ठा रख दिया, ठीक है ना।
फिर आपका आपराधिक बल हमले के संबंध में जो है तो सेक्शन 74 से चालू हो जाता है। ये भी सिंपल सा है, आपका वायरिज्म जो है तो स्टॉकिंग वगैरह सभी को यहाँ पर रख दिया गया। फिर विवाह संबंधी महिलाओं के विरुद्ध अपराध में दहेज मृत्यु, तो दहेज मृत्यु जो पहले डाउरी डेथ आप 304B में पढ़ते थे, वो धारा 80 में डाउरी डेथ आ गई है। सेम डेफिनेशन है, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। डाउरी डेथ और यहाँ पे मर्ज कर दिया, थोड़ा सा क्या किया, जैसे आपका एक अलग चैप्टर बनता था विवाह के विरुद्ध अपराध, तो 493 में कुछ धाराएं थी, उनको इकट्ठा यहाँ पे मर्ज कर दिया, ठीक है ना। तो 493 फिर बाईगेमी 82 बाईगेमी को यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। बाकी सभी को अभी जैसे कि आपका इसमें एडल्ट्री को हटा ही दिया, एडल्ट्री चूंकि जोसेफ सेने के केस में है ना एडल्ट्री, तो प्रमुख रूप से एडल्ट्री को हटा दिया नई आईपीसी में, चूंकि जोसेफ सेने में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, है ना। तो उसको अभी एडल्ट्री को यहाँ पर हटा दिया गया। क्रूरता को भी साथ में ही मर्ज कर दिया गया। और कुछ किडनैपिंग की भी धाराएं, जैसे किडनैपिंग की धारा, किडनैपिंग में पढ़ते थे सेक्शन, तो उसको भी यहाँ पर मर्ज कर दिया कि विवाह करने के लिए महिला को अपहरण अपहरण करना, उसको भी यहाँ पे साथ में ही रख दिया, ठीक है ना। फिर गर्भपात संबंधी अपराधों को भी इकट्ठा मर्ज कर दिया यहाँ पर। बालकों के विरुद्ध जितने भी अपराध, तो बालकों के विरुद्ध अपराध कौन कौन से, तो खासकर यदि किसी बालक को आप कहीं पर भी जो है तो 12 साल के कम के बालक को आप जो है तो कहीं अबेंडनमेंट यानी कि त्याग देते हो, ठीक है ना, परित्याग कर देते हो, तो वो बालकों के विरुद्ध अपराध पहला यहाँ पे रखा गया। फिर किसी बच्चे का जो है तो मतलब शरीर मृत शरीर को जो है तो आप किसी प्रकार से डिस्पोज करते हो, वो अपराध करने के लिए बालकों को भाड़े पर लेना, नियोजित करना, 10 वर्ष से कम बालक के साथ मतलब उसको किडनैपिंग करना ताकि उसके शरीर की जंगम संपत्ति, याद करो 369 का ऑफेंस को, तो मतलब यहाँ पे क्या किया, सबको ऐसे मर्ज कर दिया गया। तो ऐसे पढ़ लेना, है ना, क्योंकि महिलाओं के विरुद्ध अपराध आपसे पूछ लेगा तो आप बता दोगे। ऐसे अवेयरनेस थोड़ा दिखाना कि बालकों के विरुद्ध कौन कौन से अपराध हैं, तो उनको यहाँ पर आप प्रॉपरली जो है तो देख लेना, इकट्ठा यहाँ पर बताया गया है और कुछ नहीं, ठीक है ना। प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के लिए बालकों को खरीदना बेचना, वो सभी चीजें यहाँ पर इकट्ठा कर दी गई। फिर आते हैं मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। तो पहले चैप्टर जो आपका 16 था वो चैप्टर 6 हो गया, 16 जो है तो 6 हो गया, ठीक है ना। तो अध्याय 16 जो है तो 6 हो गया। तो यहाँ पर आपराधिक मानववध धारा 100 तो 299 से ये 100 में आ गया, ठीक है ना। सेम डेफिनेशन है, कोई चेंजेस नहीं है। मर्डर सेम डेफिनेशन है, कोई चेंजेस नहीं है। 101 में मर्डर को डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। 102 ट्रांसफर ऑफ मैलिस, है ना, ट्रांसफर ऑफ मैलिस 102, जो पहले आपका 301 था वो 102 हो गया। अब आते हैं अगला जो डेफिनेशन है 103, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मर्डर के लिए जो दंड की बातचीत करता है 103, और यहीं पे मर्डर में ही आप देखोगे जो हत्या करेगा मृत्यु आजीवन कारावास दंडित किया जाएगा, वो चीजें। और यहीं पे आपका क्लॉज 2 जो है तो मॉब लिंचिंग, तो मॉब लिंचिंग को जो है तो यहीं पे बताया गया है कि 5 या अधिक व्यक्ति जब साथ मिलकर के मूलवंश जाति समुदाय लिंग जन्म स्थान भाषा व्यक्तित्व विश्वास, ठीक है, या कोई सिमिलर जो ग्राउंड्स के आधार पर हत्या कारित करते हैं, ठीक है ना। तो 5 व्हेन द ग्राउंड द 5 द मोर पर्सन एक्टिंग, ठीक है ना, कंसर्न कमिट द ग्राउंड्स द रेस कास्ट कम्युनिटी सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ लैंग्वेज पर्सनल बिलीफ, इनके आधार पर कोई भी किसी व्यक्ति को मारते हैं इकट्ठा मिल करके, तो मॉब लिंचिंग के तौर पर उनको यहाँ पर दंडित करने की बातचीत की गई है। तो मॉब लिंचिंग यानी कि जो काफी हाईलाइटेड जो है तो शब्द रहा है, काफी हाईलाइटेड मैटर रहा है, तो उसको मर्डर की जो पनिशमेंट है उसी के साथ में इसको शामिल किया गया है। बाकी फिर आपको याद होगा पुरानी आईपीसी में एक सेक्शन थी 303, जिसको मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, इसको नई आईपीसी में शामिल कर दिया धारा 104 में। बस यहाँ पर जैसे मिट्ठू वर्सेस पंजाब, वहां पे ऑप्शन क्या था कि कोई यदि दोषित व्यक्ति है और आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, ठीक है ना, दोषित व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और कारावास में मर्डर करता है, तो पहले 303 क्या कहती है, उसको केवल फांसी होगी, है ना। लेकिन यहाँ पर उसको दोनों ऑप्शन दे दिया, फांसी भी होगी और साथ में कहता है कि इसको जो है तो आपका दूसरा ऑप्शन कि आजीवन कारावास भी होगा। तो ऐसे करके इसको वापस जिंदा कर दिया गया। आपराधिक मानववध के बारे में बातचीत करते हैं। तो आपराधिक मानववध सेम था, 2 कैटेगरी में यहाँ पर हत्या कोड में आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड 105 उपेक्षा द्वारा मृत्यु। अब डेथ बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा द्वारा मृत्यु को अब यहाँ पर आपका कह सकते हो कि थोड़ा सा 2 क्लॉज में पहले बांटा गया है। पहला
कहता है उतावलेपन उपेक्षा से कोई काम करते हो और किसी आपराधिक मानव अधिक कोड में नहीं आता है 5 वर्ष तक की। तो कोई भी आप उतावलेपन उपेक्षा से कोई काम कर रहे हो, ठीक है ना, कोई काम किसी प्रकार का, ठीक है ना, ध्यान रखना वाहन चलाना के लिए अलग से बोला गया है। तो यदि आप उतावलेपन उपेक्षा से आप वाहन चलाओगे और वहां पर यदि आप किसी व्यक्ति को मार देते हो और घटना के बाद आप पुलिस अधिकारी मतलब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना वहां से फरार हो जाते हो, तो यहाँ पर 10 वर्ष तक का कारावास, जिसको लेकर के अभी जो है तो हड़ताल की गई थी, तो 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। अब वहां पे चूंकि 7 लाख जुर्माने की एक बातचीत की गई थी, आईपीसी में वो नहीं लिखा है, केवल 10 वर्ष तक का कारावास वहां पर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्ट में आपका ये जो कह सकते हो कि डेथ बाय नेग्लिजेंस है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट, डॉक्टर यदि उपेक्षा करता है उसको 2 साल की सजा, सामान्य व्यक्ति यदि उपेक्षा मतलब उतावलापन कोई उपेक्षा करता है उसको 5 साल की सजा, और कोई ड्राइवर यानी कि गाड़ी चलाने के दौरान उपेक्षा बरती जाती है और इंजर्ड पर्सन की मदद किए बिना ड्राइवर वहां से भाग जाता है, उसको 10 साल की सजा। तो ये 3 पार्ट में जो है तो इसको कर दिया गया था। इसको आप रेफरेंस के तौर पर याद रखना चाहो तो ये बेसिकली एक बहुत फेमस केस है, सौरव बख्शी वर्सेस पंजाब राज्य का केस है, जिस केस में जो है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 304A का काफी मिसयूज होता है, उसके मिसयूज को रोकने के लिए इसमें दंड की मात्रा बढ़ानी चाहिए। तो सौरव बख्शी वर्सेस पंजाब राज्य के जजमेंट के वर्डिक्ट को देखते हुए भी प्रयास पहले भी किया गया था सरकार के द्वारा इसमें चेंजेस करने का, वो सफल नहीं हुआ था, लेकिन अब इसको नई आईपीसी में इस तरह से लागू किया गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में हड़ताल वगैरह ट्रक ऑपरेटरों ने हड़ताल की थी, तो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है प्रोविजन और इस पर बातचीत हो सकती है, पूछताछ की जा सकती है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि रोड एक्सीडेंट बहुत ही मतलब कि कॉमन चीज है, रोज आप पेपर पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आज ही मैंने पढ़ा कि कोई पिकअप में लोग जा रहे थे, 30-35 लोग जा रहे थे, उसमें 14 की डेथ हो गई। तो ये मतलब कि आप एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट जो है यहाँ पे चूंकि टक्कर नहीं हुई, ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का, ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। डॉक्टरों के लिए बोला गया 2 साल, रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा 2 साल, और सामान्य कोई व्यक्ति उतावलेपन उपेक्षा से कोई काम करेगा वहां पर रेस नेग्लिजेंस एक्ट करेगा 5 साल, और यदि वहां पर कह सकते हो कि ड्राइवरों के द्वारा ऐसा वाहन चालकों के द्वारा किया जाता है तो वहां पर 10 साल, ठीक है। बालक या विकृत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा तो यहाँ पर भी पहले जैसा ही है, ठीक है ना, 10 वर्ष या जुर्माना सा। अब हत्या का प्रयत्न, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो आत्महत्या का प्रयत्न एक सेक्शन थी उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। आत्महत्या का प्रयत्न जो पहले 309 में बताता था उस पर्टिकुलर अपराध को हटा दिया गया है। विधि आयोग की भी रिपोर्ट थी, बहुत सारी बातचीत हुई थी उसमें कि जनरली जो अटेम्प्ट करता है सुसाइड के लिए वो मानसिक बीमार व्यक्ति होता है और उसको आप जेल डाल रहे हो, तो प्रैक्टिकलिटी भी उसका यूज होता नहीं था। कई बार जो है तो बात, ठीक है, बड़ा व्यक्ति होता था तो बात ले दे करके वहां पे पुलिस वालों को बस ये है कि थोड़ा सा है ना प्रैक्टिकली, अब ठीक है जो प्रैक्टिस करते होंगे जानते होंगे, वह वही उसी के लिए धारा काम आती थी। तो इसको भी जो है तो आपकी सेक्शंस को हटा दी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ऐसे इंटरलिंक थोड़ा सा ध्यान रखना कि किन केसेस में पहले इसको असंवैधानिक घोषित की गई थी, अब तो वर्तमान में हटा दिया गया, पर पहले किस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, है ना, पी रतिराम का केस और फिर बाद में ज्ञान कौर केस में। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना, है ना। मान लो बोर्ड में कोई प्रोफेसर जैसा व्यक्ति बैठा है और पूछ ले, और ऐसे भी कोई लॉ का भी एक्सपर्ट होता है, तो ये हाईलाइटेड केसेस होते हैं, पूछ लिया मान लो कि भाई अब तो आत्महत्या हटा दी गई, तो मान लो वहीं प्रश्न चलते समय उठ जाए कि भाई पहले क्या इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था किसी केसेस में, तो ऐसे पूछने का भी तो ध्यान रखना कि हाँ पीरती नाम में सर किया था 94 में, फिर वापस ज्ञान कौर केस में वापस संवैधानिक कर दिया 96 में। तो ऐसे यहाँ पर आर्टिकल 21 का रेफरेंस लेके कि जीने का अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी हत्या का प्रयत्न वगैरह ये इतना दिक्कत नहीं है, आपका सेम डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपराधिक, अब यहाँ पर जो नई आईपीसी में कुछ नए ऑफेंसेस जोड़े गए, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है ना। तो संगठित अपराध को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जोड़ा गया, ठीक है ना, संगठित अपराध को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को यहाँ पर जोड़ा गया।
तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी व्यपहरण, डकैती, कोई भी यान चोरी, उद्यापन, भूमि, किसी संविदा पर हत्या करना, मतलब ये वही है ना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्ति औषधि हथियारों, मतलब किसी भी प्रकार से आप कोई भी काम संगठित बिल्कुल प्लान कर, ऑर्गेनाइज बना करके, है ना, आजकल साइबर अपराध में क्या पूरा प्लान करके ऑर्गेनाइज बनाकर किया जाता है। वाहन चोरी देखो तो वहां पे पूरा एक ऑर्गेनाइज काम करता है, पूरा हर तरह के लोग होते हैं, एक व्यक्ति वाहन चोरी करते हैं, फिर दूसरे उसको डिसमेंटल करते हैं, तो ये हर तरह का संगठित अपराध, तो उसको बोला गया कि वहां पर किसी प्रकार का संगठित अपराध है ना। इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना कि संगठित अपराध के अंदर किन तो व्यपहरण, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हत्याना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, तो ये सभी को संगठित अपराध के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। संगठित अपराध सिंडिकेट, यहाँ पे सिंडिकेट शब्द यूज किया गया है, तो दो या अधिक व्यक्तियों का समूह जो सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूअसली अनलॉफुल एक्टिविटीज, तो जो सतत रूप से यहाँ पे किसी प्रकार से सिंडिकेट में जो है तो वहाँ पे एक से अधिक आरोप पत्र, मतलब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि सतत कंटिन्यूअसली अनलॉफुल एक्टिविटीज में आपको कब इन्वॉल्व माना जाएगा, तो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति या तो अकेले या किसी ज्वाइंटली साथ में मिल करके सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है और 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि में सक्षम न्यायालय के समक्ष, मतलब उसके खिलाफ कोई ना कोई मामला संज्ञान में लिया गया है, विचारण और बाद में विचारण और दोष सिद्धि की बातचीत नहीं करती, संज्ञान में भी लिया गया है मामला, तो जो है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है तो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के अंतर्गत माना जाएगा। आर्थिक अपराध को भी यहाँ पर डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। दंड के बारे में बातचीत किया गया है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा दंड वगैरह सिंपल सा 5 लाख रुपए कंपनसेशन वगैरह, अभी चूंकि मैं सॉरी कंपनसेशन कहता हूँ, फाइन वगैरह लगाने का यहाँ पे बातचीत किया गया है, ठीक है ना। तो अभी कुछ ये जो धाराएं हैं ध्यान रखना कि फाइन जो है तो थोड़ा सा एक बड़े अमाउंट में, जबकि पहले पुराने आईपीसी में ऐसे बड़े अमाउंट में फाइन नहीं था, ठीक है ना। तो 5 लाख के इसमें मुझे, मतलब जो मैंने अभी सरसरी नजर में आईपीसी देखी है, तो मुझे सबसे बड़ा अमाउंट जो है तो फाइन का यही दिखा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, 5 लाख, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, छोटे संगठित अपराध, छोटे मोटे संगठित अपराध को भी यहाँ पे बोला गया, और आतंकवादी कृत, तो ये थोड़ा सा 3 ऑफेंसेस को अलग से जोड़ा गया है, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो नए आईपीसी में ये कुछ 2-3 अपराधों को हेडिंग ध्यान रखना, बाकी ऐसा डिटेलिंग अंदर से आपको अंदर बहुत डिटेलिंग जाकर के पता हो तो इतनी उम्मीद वो नहीं करेंगे, पर बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगला जो है तो शरीर के विरुद्ध अपराध में हर्ट को, उपहति को, तो सिंपल हर्ट में तो ज्यादा चेंजेस नहीं किया है, सिंपल सी परिभाषा है, साथ में जैसे पहले 319, फिर उसके साथ हम पढ़ते थे 321, अब 300, मतलब यहाँ पर क्या किया 114 में हर्ट, और आपका वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट को 115 में कर दिया। फिर आपका ग्रीवियस हर्ट, अब ग्रीवियस हर्ट में एक माइनर सा डिफरेंस है, पहले आपको याद होगा कि ग्रीवियस हर्ट में जो अंतिम पॉइंट था कि कोई व्यक्ति 20 दिन तक सीवियर बॉडली पेन में रहे, लेकिन अब उसको 20 को कितने दिन कर दिया, 15 दिन, अब उसको 20 को कितने दिन कर दिया, 15 दिन। पहले पढ़ते थे ना 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहे तो उसको ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन अब उसको कितने दिन कर दिया, 15 दिन। अच्छे से नोट डाउन करते जाना, ठीक है ना, कल 2-3 घंटे बैठ करके मैंने ये पूरा आईपीसी नहीं पुरानी बैठ करके मतलब ये निकाले हैं, तो थोड़ा सा पॉइंट नोट करते जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो तो वही है कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि चीजें को कंपेयर तो पता रहना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर आपका 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़न पड़ा रहा हो, तो ये चीज यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट में ध्यान रखिएगा। बाकी पनिशमेंट में बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सिंपल से हैं आपके आगे, ठीक है। थोड़े कुछ अलग चीजों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है दंड वगैरह में, पर इतनी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है ना। तो पनिशमेंट में ऐसा डिटेलिंग में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, एसिड अटैक वगैरह सब कुछ, पहले एसिड अटैक जो था तो आपका कौन सी धारा थी, 326 ए, है ना, और ए, और तो अब इसको एक ही धारा में इकट्ठा कर दिया गया 124, ठीक है ना। 124 में अम्ल फेंक कर प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, एक ही धारा में यहाँ पे कर दिया। सदोष अवरोध परिरोध को एज इट इज रखा, ज्यादा वहां पे दिक्कत नहीं है, 1-2 धाराओं में सदोष अवरोध परिरोध सब दंड, पहले वहां पर बहुत सारी धाराएं थी, तो एक में सदोष अवरोध बता दिया, उसका दंड बता दिया, दूसरे में सदोष परिरोध, और जितने संभावित थी 127 में एक ही धारा में सबको वहां पे मर्ज कर दिया।
धाराएं कम क्यों हो गई है, सबसे बड़ी वजह यहाँ पे यही है कि जैसे पुरानी आईपीसी में क्या किया कि 339 में सदोष अवरोध बताया, ठीक ना, और 340 में परिरोध बताया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कन्फाइनमेंट, फिर उसके बाद 341, 42, 43, 44, 45, 46, 48 तक उसके पनिशमेंट बताया। लेकिन अब क्या किया कि जिस सेक्शन में जो है तो अवरोध बताया उसी में अवरोध का दंड बता दिया, जिस सेक्शन में परिरोध बताया परिरोध के संबंध जितने भी दंड थे तो उसमें तो क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5 करके इसमें जोड़ दिया गया, तो इकट्ठा मर्ज कर दिया, एक ही धारा में सब बता दिया, ठीक है ना। फोर्स की बातचीत करते हैं, 128 सेम परिभाषा है, 129 आपराधिक बल, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, हमला वगैरह सब सेम डेफिनेशन है, ठीक है। पनिशमेंट भी यहाँ पर चेंजेस नहीं किया गया है, सेम बदलाव यहाँ पर। अपहरण व्यपहरण तो 137 जो है तो आपका किडनैपिंग, 138 अपहरण, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए इसमें भी कोई ज्यादा नहीं, जैसे पुरानी थी वैसी जो है तो अभी नहीं है, इसमें ज्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं किया गया है। फिर आपका अध्याय 7, अब ये जो हम लोग पढ़ते थे राज्य के विरुद्ध अपराध में, तो राज्य के विरुद्ध अपराध में जो है तो आपका अध्याय 7 जो है तो यहाँ पे बताया गया है। इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, इसमें केवल एक ही सेक्शन है जो थोड़ा सा आपकी हाईलाइटेड या जिसको जिसको लेकर के थोड़ी बातचीत हो सकती है, तो ये सेक्शन है अभी कौन सी 124A जो पुरानी धारा थी, इसको अभी नई में कर दिया गया है 152, 152, ठीक है ना, 152। जो पहले जो सडिशन राजद्रोह के तौर पर हम इसको पढ़ते थे, तो अब कहते हैं हम कि इसको देशद्रोह हो गई है, तो देशद्रोह ऐसा नाम शब्द नहीं किया है कि राजद्रोह के जगह देशद्रोह लिख दिया है, इसमें लिखा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराध, ठीक है ना। तो इंडेजरिंग जो तो यहाँ पे सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, तो कोई भी आप ऐसा काम करते हो जिस काम की वजह से भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को किसी भी प्रकार से खतरा उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है तो इसको देशद्रोह के बारे में बातचीत यहाँ पर किया गया है प्रॉपर तरीके से, एक ही सेक्शंस में उसमें सभी चीजों को बता दिया गया है, ठीक है ना। दंड में भी जो है तो थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, पहले यदि आप लोग को याद होगा तो 3 कैटेगरी में वहां पे दंड देता था, पर अब यहाँ पर सीधे बोल दिया आजीवन कारावास या 7 वर्ष का दंडनीय होगा और जुर्माना, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाकी डेफिनेशन सेम है, इतने कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है जिसको आपको ऐसा बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड है तो राजद्रोह को देशद्रोह यानी कि 152, तो ये ध्यान रखिएगा। चैप्टर 8 सेना नौसेना, तो ये यहाँ पे जनरली हम लोग पहले भी नहीं पढ़ते थे, तो अभी भी इसको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चैप्टर 9 जो है तो ऑफेंस रिलेटेड इलेक्शन, निर्वाचन से संबंधित अपराध, ये भी पहले जैसा ही है। फिर चैप्टर 10 सिक्कों से संबंधित अपराध आपका जो जुड़ गया है, पहले सेम सिक्को स्टाम्प के संबंध में, ठीक है ना, तो यहाँ पर सिक्को, सरकारी स्टाम्प, मतलब सबको मर्ज कर दिया, जिसमें जैसे आपको याद होगा कि पहले चैप्टर 12 सिक्कों के संबंध में बातचीत करता था, फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपका उधर है ना 489 ABCD करके थे ना, बैंक नोट और करेंसी नोट से संबंधित अपराध, सबको इकट्ठा मर्ज कर दिया। 178 सिक्के उक्के बैंक, सबको यहाँ पे बैंक नोट, सिक्का और सरकारी स्टाम्प, तो सबको इकट्ठा मर्ज करके सेक्शंस यहाँ पे बता दिया गया। और पहले लंबी चौड़ी धाराएं थी, अब इसको धाराएं यहाँ पे कम कर दिया गया है ना। पहले आपको याद होगा कि 230 से चालू होता था और ये करीब चैप्टर 12 और कहाँ तक तो चलता था, आई थिंक 260, मतलब वहां तक चलता था, 62, 61, 62 तक चलता था। तो उसको सबको थोड़ा सा बहुत सारी सेक्शंस को हटा दिया गया, पीछे की धाराओं को मर्ज करके इकट्ठा यहाँ पर आपको एक साथ ही जो है तो सभी को सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट, ये जितने 4 प्रकार के अपराध हैं सबको इकट्ठा जो है तो मर्ज करके पटक दिया आपका चैप्टर जो है तो किसमें, चैप्टर 10 में। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको भी, फिर आते हैं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति, तो अनलॉफुल असेंबली, पहले अपन पढ़ते थे अनलॉफुल असेंबली को 141 में, अब ये 189 में हो गया है अनलॉफुल असेंबली। डेफिनेशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉजेज इसमें बढ़ा दिए गए हैं, थोड़ा सा क्लॉजेज बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो क्लॉजेज ऐसे बढ़ा दिए गए हैं कि केवल अनलॉफुल असेंबली, मतलब वो कई सेक्शंस को इकट्ठा मर्ज कर दिया, केवल अनलॉफुल असेंबली यदि करता है तो 6 महीने की सजा, ठीक है ना। डिस्पर्सल ऑर्डर दिया गया है, जैसे पहले पढ़ते थे 145 में डिस्पर्सल ऑर्डर दिया गया है, फिर भी बने हुए तो 2 साल की सजा। डेडली वेपन्स लेकर के अनलॉफुल असेंबली, उसी में क्लॉज 4 में बोल दिया गया कि डेडली वेपन्स लेकर करते हो 3 तो 2 वर्ष तक की, तो यहाँ पर भी 2 वर्ष।
5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव, मतलब यहाँ पे मतलब 5 अधिक व्यक्ति इकट्ठा हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उनको डिस्पर्सल ऑर्डर दिया गया। नहीं तो 151 याद करो, इसको भी इसी में क्लॉज में जोड़ दिया गया अलग से, मतलब वहां पर तो बहुत सारी धाराओं को यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक ही क्लॉज में जोड़ दिया गया। आप अनलॉफुल असेंबली के लिए लोगों को इकट्ठा करते हो तो उसके लिए भी सजा यहाँ पे बोल दिया गया। सब चीज पहले भी था लेकिन अब उसको सबको एक क्लॉज में ही जोड़ दिया गया, ठीक है ना। जो आप 149 पढ़ते हो ना, सामान्य उद्देश्य के अग्रसर, तो इसको 190 कर दिया, 190 तो 190 में कर दिया, ठीक है ना। राइटिंग जो है तो राइटिंग इन राइट बलवा करना तो 191, तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखें। दंगा एफरे 194, दंगा पहले जो है तो आपका 159 में था, 194 उसी में दंड बता दिया गया, बाकी कुछ भी नहीं, सिंपल सा है ना। तो ये चीज यहाँ पर लोक सेवकों के विरुद्ध अपराध, ये भी सेम ही है, इसमें भी मैंने देख लिया है कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है ना। फिर लोक सेवकों के विधिपूर्व प्राधिकार के अवमानना के संबंध में 206, पहले 173 से लेकर के 172 से लेकर के जो चैप्टर चलता था आपका 190 तक का, इसको आपका है ना चैप्टर जो है तो 10 चलता था, तो बेसिकली इसको 13 कर दिया गया है। और इसमें भी कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं चेंज की गई है, ठीक है ना। कुछ हल्के फुल्के से चेंजेस हैं पर वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। जैसे धारा 209 है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिरी, तो प्रोक्लेमेशन के जवाब में गैर हाजिरी, तो ऐसे कुछ अलग से एक आध दो धाराएं जोड़ दी गई हैं, बाकी इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ बेसिक बेसिक ध्यान रखना, बहुत डिटेलिंग हम उम्मीद नहीं, वो भी उम्मीद नहीं कर सकते आपको इतना डिटेलिंग इतना याद हो जाए, पर बेसिक बेसिक जो है तो अपने को है ना, क्योंकि ये ज्यादातर हाईलाइटेड हैं, तो ज्यादातर हाईलाइटेड जो ऑफेंसेस हैं वही उनको ध्यान में रखना है। चलिए और आगे मैं बता देता हूँ फटाफट, बाकी तो इधर कुछ भी नहीं है। लोक शांति पर प्रभाव डालने वाले अपराध, इसमें अभी जैसे कि क्वारंटाइन, इसमें इसको डाल दिया कि दोबारा क्वारंटाइन करना पड़े तो ये मैं बता दूं आपका कि 273 एक धारा जोड़ दी गई है जिसमें बोला गया है डिसओबीडियंस द क्वारंटाइन रूल, है ना, कि क्वारंटाइन के नियमों की, जैसे बहुत सारे तो पहले दूसरी धाराओं में रखते थे पर अब धारे डाल दिया, मतलब इनको अभी भी लगता है कि दोबारा कोरोना आ सकता है, ठीक है ना। तो कुछ सेक्शंस को मैंने पढ़ा तो मुझे भी लगा कि अभी देखो तैयारी करके बैठे हैं, कभी कोरोना रिपीट आ गया, कुछ ऐसी सरकमस्टेंस फिर से आ गई तो क्वारंटाइन फिर से करना पड़े, तो इन्होंने नियम ही डाल दिया, जिसे नाम ही लिख दिया क्वारंटाइन, है ना, कि वो भूत जो है तो आपका आईपीसी में बिल्कुल पीछे पड़ गया, तो क्वारंटाइन के नियमों की अवज्ञा, ठीक है ना, डिसओबीडियंस द क्वारंटाइन रूल्स। तो यहाँ पे वही कहता है कि क्वारंटाइन की स्थिति में वही आपको किसी क्वारंटाइन, आपको बोला कि घर में रहो, ठीक है ना, लेकिन आप बाहर जो है तो घूम रहे हो, टहल रहे हो, तो इसमें बिल्कुल 6 महीने कारावास, जुर्माना या दोनों की बातचीत यहाँ पे कर दिया, तो धारा ही एक जोड़ दिया, ठीक है ना। चलिए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी एज इट इज है, सेम है, बाकी कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है। तो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड 273, ठीक है ना, 273 में जो है तो क्वारंटाइन रूल की डिसओबीडियंस को यहाँ पे जोड़ दिया गया। बाकी जो है तो सेक्शंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमको लगता है जब ये बना रहे होंगे तो उस समय कोरोना का भय उनके दिमाग में था, ठीक है ना। तो बाकी तो सेक्शंस की कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ध्यान में रखिएगा, सभी सेम ही है, जीव जंतु सब चीजें सेम ही हैं, अश्लील पुस्तक न्यूसेंस वगैरह सब सेम ही है, बालक अश्लील कार्य गाने, है ना, पहले वो 294 लगता था सेक्शन, तो अब ये 296 हो गया, है ना। ऑब्सीन एक्ट, लोग स्थान पे गाली गलौज करना, तो ये चीज यहाँ पर हो गया, तो ये चीज यहाँ पे कई जगह जुर्माना जो है तो फिक्स कर दिया गया, जैसे पहले यहाँ पर कोई जुर्माना नहीं, पर यहाँ पे 1000 कर दिया गया। धर्म संबंधी चैप्टर 16, संपत्ति संबंधी अपराध अभी भी चैप्टर 17 में है, तो अध्याय 17, बस ये है कि चोरी पहले 378 में पढ़ते थे, अब चोरी हम 303 में पढ़ेंगे, ठीक है, चोरी हम 303 में पढ़ेंगे। सेम डेफिनेशन है थेफ्ट की, ज्यादा कुछ भी बदलाव नहीं है, सेम डेफिनेशन, सेम एलिस्ट्रेशन, सब कुछ सेम 303, बस उसका पनिशमेंट भी वहीं पे बोल दिया गया। और चोरी में एक सजा अपराध है जिसमें जो है तो किसके बारे में बातचीत करता है, सामुदायिक सेवा, तो 5000 से कम की संपत्ति यदि आप चोरी करते हो तो कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा का जो है तो दंडादेश आपको दिया जा सकता है, मतलब अभियुक्त को, सॉरी मैंने आपको बोल दिया, नाराज मत होइएगा, अभियुक्त को दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा।
अभी यहाँ पर एक नई धारा जोड़ी है 304 झपट मारी, ठीक है ना, स्नैचिंग। तो स्नैचिंग जो है तो अब ये थोड़ा ध्यान रखना कि 304 में यानी कि कोई भी चोरी करने के लिए आपराधिक करने के लिए जो अपराधी है अचानक या शीघ्रता से बलपूर्वक किसी व्यक्ति से उसे कब्जे की जंगम संपत्ति को सीज कर लेता है, ठीक है ना, एक्वायर कर लेता है, प्राप्त कर लेता। आ जाइए। तो बेसिकली जो है तो आपका ये पर्टिकुलर डेफिनेशंस के तहत यहाँ पर आ जाओ माना जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा 304 के अंतर्गत, ठीक है ना, 304 के अंतर्गत। देन इसके बाद अगली बातचीत जो है तो यहाँ पर जो आपका झपटमारी, इसमें थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी तो नए आईपीसी में इनको डिफाइन किया गया है झपटमारी, लेकिन पुराने जब पहले जब ही झपटमारी तो अभी डिफाइन किया गया और 1 जुलाई से भी लागू होगा, लेकिन इसके पहले इस प्रकार की अपराध होती हैं तो कौन सी धाराएं लगती हैं? तो जनरली चोरी की, आपराधिक बल की, ठीक है ना, और ज्यादा गंभीरता से यदि उसको किया गया है तो रॉबरी की सेक्शन लग जाती थी, ठीक है ना। तो चोरी की, आपराधिक बल की और रॉबरी की सेक्शन जो है तो यहाँ पर लग जाती थी 304 झपटमार। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो बाकी सब चीजें सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। एक्सटॉर्शन भी सेम ही है, वहां पर भी कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। दंड वगैरह सब इकट्ठा कर दिया। लूट और डकैती सेम डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, ठीक है ना। लूट और डकैती सेम डेफिनेशन है, पनिशमेंट्स को सबको इकट्ठा कर दिया गया है। डकैती लूट, जैसे अब जो लूट है आपका, तो पहले जो लूट थे हम पढ़ते थे, कौन सी धारा है लूट की पुरानी? लूट की धारा कौन सी है? अरे ऐसे मत करो, 390 है ना, 390। अब देखो ऐसा कुछ ज्यादा अंतर नहीं किया गया। 390 ये थी आपकी लूट की धारा, तो इन्होंने क्या किया कि 3 यहां लिख दिया, 0 यहां लिख दिया, 9 यहां लिख दिया, खुश। इन्होंने इतना कर दिया बस कि 390। तो अब जो है तो क्या बोलेंगे कि 309, 390 से 309, ठीक है ना। और डकैती 310 है ना। अब डकैती के लिए तो नहीं हो पाएगा, 91 से 10 नहीं हो पाएगा, तो ये लूट यहाँ पर 309 से 390 हो गया। डकैती जो है तो 310, डकैती जो है तो 310, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे, बाकी तो सेम डेफिनेशन से कोई दिक्कत नहीं। आपराधिक दुर्विनियोग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 314 सेम डेफिनेशन है, सेम चीजें हैं, वहां पे कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है ना। सभी चीजों को सेम यहाँ पर। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को 316 है, जो अपन 405 वगैरह पढ़ते हैं, इनको भी सेम डेफिनेशन रखा है, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं किया है, ध्यान में रखिएगा। स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करते हैं, 317 में यहाँ पर किया गया है, जो वहां पे 410 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन है, कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। चलिए, चीटिंग जो 415 से 318 में आ गया, तो सेम डेफिनेशन है ना, कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। 400 BC जो पहले पढ़ते थे, तो 400 जो BC जो था उसका जो दंड है अब, तो 318 में ही दंड वगैरह बता दिया। अच्छा, छल के लिए, ठीक है, छल के लिए जो दंड है वो 318 में बता दिया। जो 420 पढ़ते थे अब 318 का क्लॉज 4 में कर दिया गया, ठीक है ना, छल के लिए दंड। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मिसचीफ जो है तो रिश्ती 425 से 324 में आ गया, सेम डेफिनेशन है, बार बार सेम डेफिनेशन। दंड को इकट्ठा कर दिया, दंड को यहाँ पर थोड़ा सा कर दिया गया है, और मिसचीफ में थोड़ा सा ऐसा कुछ कर दिया गया है कि जैसे आप मिसचीफ करते हो, मिसचीफ में थोड़ा हल्का फुल्का चेंज जैसे कर दिया गया है कि जैसे किसी की आप 20,000 रुपए से अधिक की और 1 लाख रुपए से तक की संपत्ति को मिसचीफ करते हो तो 2 साल की कारावास, जुर्माना या दोनों। लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर की रकम की मिसचीफ करते हो तो 5 साल का दंडादेश। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा मिसचीफ में जो है तो जैसे पहले आपका 426-27 वहां पे पुराने आईपीसी देखो तो 50 रुपए लिखा था, तो 50 रुपए आज के, तो उसको थोड़ा सा लिख दिया कि थोड़ा सा पार्ट क्लासिफाइड कर दिया कि 20,000 से 1 लाख रुपए तक का सामान तोड़ते फोड़ते हो तो 2 साल मतलब 20 लाख से कम का सामान तोड़ते हो 1 साल की सजा, सॉरी 20 लाख बोल दिया, 20,000 से ज्यादा 1 लाख तक का सामान तोड़ते हो तो 2 साल की सजा, 1 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान पहुंचाते हो तो यहाँ पर आपका जो है तो 5 साल की सजा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे क्लासिफाइड कर दिया है, कुछ भी नहीं। क्लियर। जीव जंतु को बध, विकलांग, दृष्टि वगैरह वो सेम ही डेफिनेशन है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्षति, अग्नि
विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 326 में इसको इकट्ठा जोड़ दिया गया, ठीक है ना। आपराधिक अत्याचार, आपराधिक अत्याचार, गृह अत्याचार, अब इसमें भी थोड़ा सा कुछ चीजों को मर्ज कर दिया गया, जैसे आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार। पहले आपराधिक अत्याचार को अपन अलग परिभाषा पढ़ते थे, ठीक है ना। आप पहले आपको सीक्वेंस याद होगा, आपराधिक अत्याचार, फिर गृह अत्याचार, फिर प्रच्छन्न गृह अत्याचार, ऐसे पढ़ते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार को इकट्ठा मर्ज कर दिया 329 में, एक ही धारा में दोनों, आपराधिक और गृह को, दोनों को। तो पहले क्लॉज में आपराधिक अत्याचार को और दूसरे क्लॉज में हाउस ट्रेसपास को, एक में ही बता दिया। फिर उसके बाद आपका गृह अत्याचार और गृह वेदन, ठीक है ना। तो गृह अत्याचार, गृह वेदन, तो यहाँ पे वही अब बेसिकली जो है, तो यहाँ पे सर आ गए, ठीक है ना, बैठ सर। तो यहाँ पर जो हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, तो यहाँ पे लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास वगैरह, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको यहाँ पर एक साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना। तो मेन प्रोविजंस मैंने आपको बता दिया। अब आईपीसी में और भी कुछ यदि चीजें रह जाएंगी तो मैं आपको बता दूंगा, पर जो हाईलाइटेड था, जिसको लेकर के डिस्कशन हो सकता था कि यहाँ से संभावित प्रश्न हो सकते थे, उन सभी चीजों को मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जो है तो प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चंस वगैरह और रहेंगे तो उनको अपन देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतने रखते हैं। कल आईपीसी में कुछ और यदि मेरे को दिखता है तो मैं बता दूंगा, नहीं तो कल हम लोग देखेंगे कंपैरिजन किसका, सीआरपीसी का। तो पुरानी नई सीआरपीसी में क्या क्या जोड़ेंगे, सीआरपीसी में पॉसिबल, क्योंकि बड़ा एक्ट है तो हो सकता है कि उसका आईपीसी तो हमने एक दिन में ही बातचीत कर ली, पर सीआरपीसी एक दो दिन कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद। अब आपके मॉक चालू होंगे, धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू मॉक देने वाले आ जाए क्लास।